You are watching Gyandeep channel. Light up the future with the flame of knowledge. वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 6 का अध्याय आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 और इसका खंड शासन। इस वीडियो में आप संपूर्ण पाठ और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। शासन का अर्थ एक प्रणाली जिसके तहत एक राज्य या देश का प्रबंधन और संचालन होता है। इसमें कानून बनाना, निर्णय लेना और नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना भी शामिल होता है। शासन सरकारी ढांचे और अधिकारियों के माध्यम से संचालित होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि शासन का अर्थ क्या है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है और लोकतंत्र का अर्थ क्या है और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय। मनुष्य लंबे समय से समाज में रहता आया है। जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो असहमति और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम जरूरी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए घर में भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने की उम्मीद सभी से की जाती है। स्कूल में भी छात्रों और शिक्षकों के लिए नियम होते हैं। परीक्षा के दौरान भी छात्रों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सड़क पर वाहन चालकों को यातायात संबंधी नियमों का पालन करना होता है। नौकरी में काम करने वाले लोगों को भी कंपनी के नियमों का पालन करना पड़ता है और जो कंपनी का नियोक्ता है उसको भी अपने कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। इस तरह नियम समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता तो क्या होगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 चित्र दिए गए हैं पृष्ठ संख्या 151 पर। तो ये 2 चित्र हैं, इनके बारे में आपने सोचना है और उनमें अंतर ढूंढना है। तो ये 2 चित्र हैं बच्चों, एक शहरी स्थान में एक व्यस्त सड़क के यातायात के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। ये कानून और अराजकता की 2 विभिन्न स्थितियों के बीच में अंतर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में लोग यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं और सुरक्षित दिखते हैं। पहले चित्र में उचित नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में कोई भी यातायात के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहा और उस जगह को असुरक्षित और दुर्घटना प्रवण बना रहा है, जहां अराजकता, अव्यवस्था और सभी यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे तनाव और बार बार दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये 2 चित्र हैं, इनका हमारे नियमों पर जो चर्चा कर रहे हैं हम, इससे आप कैसे इसे जोड़कर देखते हैं। तो ये 2 चित्र हैं जीवन के हर क्षेत्र में नियमों और विनियमों की आवश्यकता को दर्शाते हैं, चाहे हम सड़क पर हों, घर में या फिर स्कूल में। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहाँ के नियम होते हैं जिनका हमने पालन करना होता है। सड़क पर चलने वाले ड्राइवरों से यातायात नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कहीं काम करने वाले लोगों को संगठन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। नियमों या कानूनों के बिना समाज काम नहीं कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम हैं और उन्हें किसने बनाया? तो इसका उत्तर थोड़ा भिन्न भिन्न भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः स्कूलों में कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा बनाया और लागू किया जाता है। कुछ सामान्य नियम जो स्कूल में लागू होते हैं वो इस प्रकार हैं। अनुशासन, कक्षा में और स्कूल परिसर में अनुशासन बनाए रखना। ड्रेस कोड, प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आना। समय का पालन, सभी विद्यार्थियों को समय का पालन करना होता है और समय पर ही स्कूल आना और स्कूल से जाना होता है।
उपस्थिति, नियमित उपस्थिति को बनाए रखना, सम्मान और विनम्रता, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, स्कूल परिसर को साफ और सुथरा बनाए रखना, नियमित अध्ययन, नियमित रूप से होमवर्क और असाइनमेंट को पूरा करना। ये नियम आमतौर पर स्कूल के प्रशासन, शिक्षकों और प्रधानाचार्य द्वारा बनाए जाते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों का शिक्षण और विकास सही तरीके से हो सके। इन नियमों का पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी होता है ताकि स्कूल का वातावरण सकारात्मक और अनुशासित बना रहे। शासन का परिचय। शासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं और उनका पालन सुनिश्चित किया जाता है। यह निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न नियमों और कानूनों के माध्यम से सामाजिक जीवन को संचालित किया जाता है। सरकार, जो शासन का मुख्य अंग है, वह व्यक्तियों या संस्थाओं का समूह होती है जो इन नियमों को बनाती है और उनके अनुपालन को भी सुनिश्चित करती है। कुछ महत्वपूर्ण नियमों को कानून का दर्जा दिया जाता है जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि एक बार बनाए गए नियम और कानून हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहें। समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिस तरह घर में बच्चे अपने माता पिता से किसी नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं या स्कूल और कॉलेज के छात्र प्रबंधन के नियमों में बदलाव की मांग कर सकते हैं, उसी प्रकार समाज के नागरिक भी सरकार से कानूनों और नियमों में बदलाव की मांग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक समाज में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार को प्रभावित करने का अधिकार होता है। इस तरह शासन एक गतिशील प्रक्रिया है जो समाज की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होती रहती है। इसके बाद बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र हैं जिनको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या इन चित्रों में दर्शाई गई सार्वजनिक सेवा या अन्य गतिविधि की श्रेणियों की पहचान कर सकते हैं? तो ये जो चित्र हैं बच्चों दर्शा रहे हैं, जैसा पहला है सरकार द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है, दूसरा रेलवे, तीसरा सेना है जो हमारी रक्षा करती है और चौथा चिकित्सा सेवा यानी स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद जो चित्र है वह है अग्निशमन, इसके बाद यातायात नियंत्रण। अगली तस्वीर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की है। अगला चित्र शिक्षा से संबंधित है, इसके बाद डाक विभाग और आखिर में बैंक सेवा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे अन्य पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं जहां सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका उत्तर है सरकार हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे शिक्षा, सरकार स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान चलाती है तथा शिक्षा संबंधी नीतियां बनाती है। स्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और टीकाकरण अभियान सरकार द्वारा संचालित होते हैं। सुरक्षा, पुलिस और कानून व्यवस्था के माध्यम से सरकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। यातायात, सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डे सरकार द्वारा बनाए गए हैं और संचालित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार नीतियां बनाती है। सामाजिक कल्याण, गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए योजनाएं और सहायता प्रदान करना सरकार का कार्य है। आर्थिक नीतियां, कर संग्रह, व्यापार नियम और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप या महामारी जैसी आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य करना। इस प्रकार सरकार हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करती है। सरकार के 3 अंग। डिजिटल तकनीक ने दुनिया भर में समाज के कार्य करने के तौर तरीके को बदल दिया है। भारत में 30 साल पहले तक लोगों को पैसे भेजने के लिए डाकघर में लंबी कतारों में लगकर मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ता था। आज डिजिटल तकनीक के कारण यह प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती है।
हालांकि इस तकनीक ने साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है, जहां अपराधी डिजिटल माध्यम से लोगों की धनराशि चुराते हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने नए कानून बनाए हैं और साइबर पुलिस जैसी एजेंसियों का गठन किया है। कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालयों द्वारा दंडित भी किया गया है। इस प्रक्रिया में सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विधायिका नए कानून बनाती है, जैसे साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून। कार्यपालिका जैसे कि पुलिस और साइबर पुलिस इन कानूनों को लागू करती है और अपराधियों को पकड़ती है। न्यायपालिका यह तय करती है कि क्या कानून तोड़ा गया है और दोषी को सजा देती है। यह तंत्र शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहलाता है, जिसका उद्देश्य सरकार के अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना है। प्रत्येक अंग दूसरे की निगरानी करता है, जिससे कोई भी अंग अपनी सीमाओं से बाहर न जाए। यह प्रणाली शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है। इसके बाद पाठ का एक सेगमेंट है, आइए पता लगाएं। तो जो ऊपर हमने उदाहरण पढ़ा था साइबर अपराधियों वाला, उस मामले में सरकार के तीनों अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, वर्णन कीजिए और वे कैसे हस्तक्षेप करते हैं। तो साइबर अपराधियों के मामले में सरकार के तीनों अंग जो है मिलजुल कर कार्य करते हैं। विधायिका, यह अंग नए साइबर अपराध कानून बनाता है और पुराने कानूनों में संशोधन करता है, ताकि साइबर अपराधों से निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित हो सके। कार्यपालिका, यह अंग जैसे कि साइबर पुलिस इन कानूनों को लागू करता है। वे साइबर अपराधियों की पहचान करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उनकी जांच करते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका यह तय करती है कि अपराधी ने कानून तोड़ा है या नहीं। वे कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से दोषियों को सजा देती है और यह भी जांच करती है कि कार्यपालिका और विधायिका द्वारा लिए गए निर्णय सही हैं या फिर नहीं। इन तीनों अंगों का मिलाजुला कार्य समाज में संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद कक्षा की एक गतिविधि के रूप में क्या आप किसी ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां शासन के तीनों अंगों की शक्तियां किसी एक ही समूह के नियंत्रण में आ जाएं? तो ऐसे में किस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होगी? क्या आप वास्तविक जीवन में सुनी हुई किसी ऐसी परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर किसी देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सभी शक्तियां एक ही समूह के नियंत्रण में आ जाएं, तो कई प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर एक ही समूह सभी शक्तियों को नियंत्रण करता है तो सत्ता के दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यह समूह अपने लाभ के लिए कानून बना सकता है, उसे लागू कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता न होने के कारण निष्पक्ष निर्णय भी नहीं हो पाएंगे। लोग न्याय के लिए तरसेंगे और उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। नागरिकों की आवाज़ दबा दी जाएगी और वे अपनी राय नहीं रख पाएंगे। जब लोग महसूस करेंगे कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो वे विद्रोह और विरोध का रास्ता अपनाएंगे। इससे देश में अराजकता फैल सकती है। तो इस प्रकार की अव्यवस्था का एक उदाहरण है बच्चों, 20वीं सदी के मध्य में जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने धीरे धीरे सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और अद्वितीय विश्व युद्ध जैसी विनाशकारी घटनाएं हुईं। यह उदाहरण दिखाता है कि सत्ता के तीनों अंगों का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन समाज में न्याय, स्वतंत्रता और शांति बनाए रखने में सहायता करता है। कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। भारत सहित अनेक देशों में यह 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य या फिर प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है।
इसका एक उदाहरण है, यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा तो सबसे पहले आप बल्ब, फिर उसके बाद स्विच और उसके बाद फ्यूज आदि की जांच करेंगे। यदि समस्या हल नहीं होती तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे, और अगर यह पता चलता है कि समस्या घर पर नहीं है तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। जहां समस्या के समाधान के 3 स्तर दिखाई देते हैं, भारत में भी ऐसी ही संरचना है। एक और उदाहरण, भारी वर्षा से एक जिले में बाढ़ आ गई। अगर बाढ़ कम है तो स्थानीय प्राधिकारी जो है स्थिति को संभाल सकते हैं। अगर बाढ़ कई नगरों और गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार बचाव दल भेजती है, और यदि बाढ़ बहुत भयानक हो जाती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार राहत सामग्री और सेना भेजती है। इस प्रकार सरकार के तीनों स्तर मिलकर काम करते हैं ताकि समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके। सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय स्तर, इसमें जो है आती है केंद्र सरकार। यह देश की व्यापक समस्याओं का समाधान करती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आपदा प्रबंधन आदि। राज्य स्तर, इसमें आती हैं राज्य सरकारें। वे बड़े मुद्दों का समाधान करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पुलिस व्यवस्था आदि। इसके बाद स्थानीय स्तर, इसमें नगर निगम और ग्राम पंचायतें आती हैं। ये स्थानीय समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे सड़क की मरम्मत, जल आपूर्ति, सफाई आदि। सरकार के तीनों अंगों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा इस प्रकार है। न्यायपालिका है जो अखिल भारतीय स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो कानून व्यवस्था देखता है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। विधायिका, राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदन हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। राज्य स्तर पर एक विधानमंडल या फिर विधानसभा, जहां ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यों में ज़्यादातर विधानसभा होती है, जबकि भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी बनी हुई है। कार्यपालिका, संघ सरकार या अखिल भारतीय स्तर पर जो है भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारत के प्रमुख हैं और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उसके द्वारा संचालित होती है, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्य स्तर पर कार्यपालिका जो है काम करती है, उसमें राज्यपाल जो कि राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं, और मुख्यमंत्री जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के कार्य और दायित्व, जिसमें जो है अखिल भारतीय या भारत सरकार देखती है, वो है रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा और राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन। जबकि जो राज्य सरकारें हैं वो उनमें पुलिस और कानून व्यवस्था, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और स्थानीय सरकार, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायतें तथा ग्राम पंचायतें आ जाती हैं। इसके बाद सेगमेंट आइए पता लगाएं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है 10.5, उस सारणी को देखना है और उन कार्यों और दायित्वों पर प्रकाश डालना है जो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो वे कार्य और जिम्मेवारियां जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उसमें केंद्रीय सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं उसमें संचार, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और शिक्षा, और राज्य सरकार के जो कार्य हैं शिक्षा, कृषि, पुलिस, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बाद सेगमेंट लोकतंत्र। लोकतंत्र का आधार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर होता है। इसका मतलब है कि हर किसी के पास अपनी आवाज़ उठाने का मौका होता है, लेकिन सभी लोग एक साथ शासन नहीं कर सकते। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में चुनावों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई समस्या है, जैसे कि कक्षा का वातावरण ठीक नहीं है या विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है। इस स्थिति में पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाने की बजाय
कक्षा के एक मॉनिटर या एक प्रतिनिधि का चयन करती है जो प्रधानाचार्य के पास जाकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती है। राज्य के स्तर पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जिन्हें विधायक कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जनता सांसदों का चुनाव करती है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा या फिर लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कानून भी बनाते हैं। मतभेद की स्थिति में ये प्रतिनिधि संवाद और तर्क वितर्क के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन प्रतिनिधियों के माध्यम से। यह प्रणाली न केवल जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देती है, बल्कि समस्याओं के समाधान में भी सहायक होती है। इस प्रक्रिया से समाज में संतुलन और न्याय बना रहता है। भारत एक जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है जहां लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। कल्पना कीजिए कि आपकी कक्षा पिकनिक जाने की योजना बना रही है और 2 स्थान क और ख पर विचार कर रही है। कक्षा लाभ हानि, दूरी, समय, खर्च और मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार विमर्श कर रही है। सभी के लिए किसी एक निर्णय पर पहुंचना कठिन होता है, इसलिए शिक्षक मतदान का प्रस्ताव रखते हैं। क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपना हाथ उठाते हैं और ख स्थान पर जाने वाले भी अपना हाथ उठाते हैं। अधिकतर हाथ जिस विकल्प के लिए उठते हैं उस स्थान को चुना जाता है। यह प्रक्रिया मतदान अर्थात वोटिंग कहलाती है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। आधारभूत धरातलीय लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो विधानसभा और लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार देती है और समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं भारत में: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है: संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। लोकतंत्र इस प्रणाली की रूपरेखा है। यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। इसके बाद प्रश्न उत्तर पाठ पर आधारित लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है? तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। यह शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता की शक्ति। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनकी ओर से शासन चलाते हैं। लोकतंत्र में मुख्य सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बहुमत के शासन का सम्मान शामिल है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर शासन में भाग लेती है और नीतिगत निर्णय लेती है। इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि जनता स्वयं ही सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतदान करके निर्णय लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदायों या देशों में ही संभव हो सकता है, जहां जनसंख्या बहुत कम होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल होती है। जैसे कि प्राचीन एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जहां नागरिक सीधे तौर पर नीतिगत निर्णयों में भाग लेते थे। स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है।
दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनकी ओर से शासन चलाते हैं और नीतिगत निर्णय लेते हैं। यह प्रणाली बड़े और जटिल समाजों के लिए उपयुक्त है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता संसद, विधानसभा या स्थानीय निकायों में शामिल होते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसके बाद प्रश्न, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं और उनकी अलग अलग क्या भूमिकाएं हैं? तो इसका उत्तर है सरकार के 3 अंग हैं। उनमें पहला है विधायिका, यह कानून बनाती है और पुराने कानूनों में संशोधन करती है। दूसरा अंग कार्यपालिका, यह कानूनों को लागू करती है और शासन प्रणाली का संचालन करती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं। इसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों का पालन हो और सभी को न्याय मिले। इसमें न्यायालय और न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये तीनों अंग मिलकर सरकार की प्रभावी और संतुलित प्रणाली को बनाए रखते हैं। इसके बाद प्रश्न है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है भारत में त्रिस्तरीय यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, इसकी आवश्यकता है। और इसके लिए जो कारण है उनमें सबसे बड़ा कारण है विशालता और विविधता। भारत एक विशाल और विविध देश है। यह भाषा, संस्कृति, भूगोल और आर्थिक स्थितियों में भिन्नता है। त्रिस्तरीय सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शासन को प्रभावी बनाती है। दूसरा कारण है सत्ता का विकेंद्रीकरण। यह प्रणाली सत्ता को केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर वितरित करती है, जिससे शासन अधिक लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनता है। तीसरा है स्थानीय समस्याओं का समाधान। स्थानीय सरकारें, पंचायत और नगरपालिका स्थानीय मुद्दों जैसे कि स्वच्छता है, जल आपूर्ति है और सड़क निर्माण है, इसको बेहतर ढंग से समझती हैं और उनका समाधान करती हैं। तीसरा है जन भागीदारी को बढ़ाना। त्रिस्तरीय सरकार स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होता है। इस प्रकार त्रिस्तरीय सरकार भारत की विविधता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए शासन को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाती है। इसके बाद प्रश्न बच्चों की परियोजना 2019 की कोविड महामारी के दौरान लगा लॉकडाउन आपको याद होगा। उस समय उठाए गए सभी कदमों की सूची बनाइए। उस स्थिति को संभालने में सरकार के कौन कौन से स्तर सम्मिलित थे? उसमें सरकार के प्रत्येक अंग की क्या भूमिका थी? तो उस वक्त जो कदम उठाए गए थे कोविड महामारी के दौरान, उसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था, जिसमें सभी गैर जरूरी गतिविधियां रोक दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी। सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल जो है वो बंद कर दिए गए थे। स्वास्थ्य सेवाएं में बढ़ोतरी की गई थी। अस्पतालों में कोविड वार्ड और टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाई गई थी। 2021 में टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू किया गया था। तो इस स्थिति को संभालने में सरकार के तीनों स्तर हैं जो वो शामिल थे और उनकी जो भूमिका इस प्रकार थी। केंद्र सरकार, इसने जो है लॉकडाउन की घोषणा की और राष्ट्रीय नीतियां बनाई, वैक्सीन और चिकित्सा आपूर्ति का प्रबंध किया, आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को लागू किया, स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन को लागू किया और प्रतिबंध लगाए, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन किया। स्थानीय सरकार जिसमें नगर पंचायत और ग्राम पंचायत थी, उसमें स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन को लागू किया गया। राशन और आवश्यक सेवाएं जो है उनको सुनिश्चित किया गया। संक्रमण नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान जो है वो चलाया गया। सरकार के तीनों अंगों की जो भूमिका थी, इसमें कार्यपालिका, उसने नीतियां बनाई और उन्हें लागू किया। संकट प्रबंधन और संसाधनों का आवंटन किया। विधायिका
आपातकालीन नीतियों और बजट को मंजूरी दी, सरकार की कार्यवाही पर निगरानी रखी। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा की, सरकारी निर्णयों की संवैधानिकता सुनिश्चित की। इस प्रकार कोविड 2019 महामारी से निपटने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों ने मिलकर काम किया, जिसमें सरकार के तीनों अंगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। नियम क्यों आवश्यक हैं? नियम समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। ये असहमति और अव्यवस्था को रोकते हैं। इसके बाद प्रश्न शासन क्या है? शासन वह प्रक्रिया है जिसमें नियम बनाए जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है और उनका पालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रश्न सरकार किसे कहते हैं? सरकार उन व्यक्तियों या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और उनका पालन सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न है कानून क्या होता है? कानून वे महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इन्हें विधायिका द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न नियम और कानून में अंतर क्या है? तो नियम सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, जबकि कानून औपचारिक और बाध्यकारी हैं, जिनका उल्लंघन करने पर दंड भी मिलता है। इसके बाद प्रश्न सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है बच्चों, विधायिका का अर्थ है नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना और उन्हें निरस्त करना। इसके बाद है प्रश्न कार्यपालिका की भूमिका क्या है? कार्यपालिका का अर्थ कानूनों को लागू करना और शासन चलाना है। इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री और अधिकारी शामिल होते हैं। प्रश्न न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य यह तय करना है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है, और अगर कानून तोड़ा है तो उसे उचित दंड देना न्यायपालिका का कार्य है। इसके बाद साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले अपराध हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी या डेटा चोरी आदि। प्रश्न भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है भारत में: स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। प्रश्न स्थानीय सरकार के क्या कार्य हैं? तो स्थानीय सरकार का कार्य स्थानीय मुद्दों जैसे कि सफाई, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण आदि का प्रबंध करना है। प्रश्न राज्य सरकार की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है राज्य सरकार राज्य स्तर के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि का प्रबंधन करती है। इसके बाद प्रश्न केंद्र सरकार के मुख्य कार्य क्या हैं? केंद्र सरकार राष्ट्रीय मुद्दों जैसे रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय कानून बनाने का प्रबंध करती है। प्रश्न लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रश्न भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। प्रश्न डिजिटल तकनीक ने समाज को कैसे प्रभावित किया है? तो डिजिटल तकनीक ने समाज को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसने साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। तो यह थी वीडियो भारत में लोकतंत्र और शासन। उम्मीद है बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। धन्यवाद।